महात्मा गांधी ने कहा था कि हम जो बदलाव लाना चाहते हैं पहले हमें उसे अपने भीतर उतारना चाहिए। यानी दूसरों को ज्ञान देने से पहले, भाषणबाजी करने से पहले हमें उस पर खुद अमल कर लेना चाहिए। ये बेहतर होता है। ये नहीं हो सकता कि आप सुबह से लेकर शाम तक झूम बराबर झूम करते रहे और दूसरों को पैक लगाते हुए न पीने की नसीहत दें। ये उदाहरण बहुत हल्का है मगर समझाने के लिए देना पड़ रहा है। आप अक्सर सुनते होंगे देश के सुप्रीम कोर्ट और वहां बैठे बड़े बड़े मिलाड़ लोग कहते हैं कि न्याय में देरी अन्याय है, यानी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मगर अभी सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है, यानी 34 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो चौंकाने वाला है। और चौंकाने वाला भी इसलिए क्योंकि ये फैसला पीड़ित के मौत के 1 साल बाद आया है। यानी मुकदमा लड़ने वाला मर गया, अब जाके फैसला आ रहा है। पूरी कहानी और प्रोसेस को जरा ध्यान से सुनिएगा, महसूस होगा कि भैया 9 नगद न तेरा उधार। जो होना है अब वहीं हो जाए, बाहरे हो जाए, दो पक्षों के बीच सेटल हो जाए। कोर्ट कचहरी के मसले में पड़ना ठीक नहीं है। इस पूरी कहानी पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। उधर अरावली मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। यानी वर्तमान चीफ जस्टिस ने पूर्व चीफ जस्टिस के फैसले पर स्टॉप लगा दिया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने क्या कहा है वो भी देखेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे जस्टिस स्वामीनाथन की। चेहरा तो आप पहचानते ही होंगे। हुजूर ने हाल ही में तमिलनाडु में बार बार जोर लगाकर एक ऐसा फैसला दिया जो पूरे राज्य में कथित रूप से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकता था। इसके बाद उन्हें पद से हटाने का प्रयास शुरू हुआ और अब जो रिपोर्ट आई है वो सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि पूरी न्यायपालिका की पोल खोलती हुई दिखती है। और पता चलता है कि कथित रूप से जुडिशरी के भीतर जातिवाद और आरएसएस कहां तक घुसे पड़े हैं। अच्छा, आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने केरल के मामले पर कहा था कि शायद वो दिन दूर नहीं जब आपके घर के कार्यक्रम में कहा जाएगा कि आरएसएस वाला गाना गाओ वरना बात बिगड़ जाएगी। और अब देखिए राम राज्य में उससे भी 4 कदम आगे वाली घटना हो गई है। आपके कार्यक्रम में कौन शामिल होगा इसका फैसला आप नहीं, हिंदुत्ववादी लोग करेंगे, हिंदुत्ववादी संगठन करेंगे। यानी कार्यक्रम आपका, खर्चा आपका, लेकिन उसमें किस जाति किस धर्म के लोग आएंगे ये फैसला आपका नहीं होगा। और यदि आपने अपनी मर्जी से बुला लिया तो फिर पुलिस भी आपका साथ नहीं देगी, उल्टे आप ही को लपेट देगी। आने वाले समय में विचारधारा, बोली, भाषा, लिंग के आधार पर भी हिंदुत्ववादी संगठन ही फैसला कर सकते हैं कि आपके कार्यक्रम में कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा। ये सभी मामले बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला देखिए। भारत के एक नागरिक थे DK शर्मा, थे इसलिए क्योंकि 1 साल पहले उनकी मौत हो गई। 1991 में इन्हें ITDC ने नौकरी से हटाया था। अब आप सोचिए कि मसला 34 साल पुराना है। 91 में इन्हें नौकरी से हटाया गया और शर्मा जी को लगा कि उन्हें लड़ना चाहिए क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है, गलत तरीके से उनकी नौकरी छीन ली गई है। तो शर्मा जी लेबर कोर्ट चले गए। वहां पर उनके पक्ष में आदेश आया और निकल कर आया कि अगर नौकरी गलत तरीके से छीनी गई है और मैनेजमेंट अपने आरोप साबित करने में फेल रहा है तो कर्मचारी को राहत मिलनी ही चाहिए। इसलिए लेबर कोर्ट ने शर्मा जी की बहाली और पूरा पिछला वेतन देने का आदेश दे दिया। इसके बाद ये मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि नहीं 100% वेतन देने की जरूरत नहीं है, 50% दे दीजिए और मामला सेटल हो जाए। यानी जितने दिन से नौकरी से हटाया गया है उसका 50% तनख्वाह दे दीजिए। पहले लेबर कोर्ट ने 100% वेतन और बहाली का आदेश दिया था। हाई कोर्ट में सिंगल जज ने कह दिया कि 50% दे दीजिए। फिर यह मामला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में गया और सिंगल जज का फैसला पलट दिया गया। यानी पुरानी राहत चली गई। इसके बाद मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि 50% वेतन न्याय के हित में उचित है। यानी 50% वेतन तो दिया ही जाना चाहिए। यानी बात फिर से घूम फिर के कहां चली गई? हाई कोर्ट सिंगल जज वाली बात पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कर्मचारी ने हलफनामा दिया था कि वो नौकरी से निकाले जाने के बाद कहीं भी कमाई वाली नौकरी में नहीं था और दूसरा पक्ष इसके खिलाफ सबूत नहीं दे पाया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लंबी नौकरी के बाद उम्र बढ़ने पर कोई नई नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पुरानी तनख्वाह को देना चाहिए तो कम से कम 50% दे दीजिए। मगर समझने वाली बात यह है कि वो 50% लेने के लिए अब शर्मा जी इस दुनिया में नहीं है। यानी DK शर्मा लगभग 1 साल पहले ही स्वर्गीय हो गए। मगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और उनके कानून
कानूनी वारिस मुकदमे को लड़ते रहे। अब आप जरा सोचिए कि 1991 में एक व्यक्ति को नौकरी से गलत तरीके से बाहर कर दिया जाता है और उस व्यक्ति के खिलाफ मैनेजमेंट लेबर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता है। वो व्यक्ति अपने जीवन का 33 साल इस लड़ाई में गुजार देता है, इस उम्मीद के साथ कि उसे न्याय मिलेगा। उसे गलत तरीके से नौकरी से निकाला गया है, उसकी तनख्वाह मिलेगी। मगर इससे पहले कि इस देश की न्यायपालिका डीके शर्मा की उम्मीदों को पूरा कर पाता, डीके शर्मा इस दुनिया से चले गए। मगर आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि जिस व्यक्ति ने लगभग 3.5 दशक तक इस लड़ाई को लड़ा, मरते वक्त उनकी आत्मा क्या कह रही होगी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बारे में, सबसे बड़ी न्यायपालिका के बारे में। वो क्या सोच रहे होंगे भारत की जुडिशरी और यहाँ के न्यायिक सिस्टम को लेकर। मरते मरते उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो भारतीय न्यायपालिका को सराहते होंगे या कोसते होंगे कि ये कैसी न्यायपालिका है, कैसी न्याय व्यवस्था है जो एक पक्ष का कोई सबूत न होने पर भी मुझे न्याय नहीं दे पाई। और इसके पहले कि लोकतंत्र की अम्मा की न्यायपालिका मुझे न्याय देती, मेरी तनख्वाह दिलवाती, यानी मेरे पैसे मेरे पास आते, यमराज आ गया। और जरा सोचिए, साल 2020 में स्वर्गीय शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट गए थे, 2020 में। अब 2025 खत्म हो चुका है, हो रहा है, यानी 5-6 साल मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लटका रहा और देश की सबसे बड़ी अदालत भी जीते जी शर्मा जी के साथ न्याय नहीं कर सकी। जबकि उसी अदालत में बैठे हुए मेलाड लोग अक्सर ये लाइन दोहराते हैं कि न्याय में देरी अन्याय है। अब जरा महात्मा गांधी की उस लाइन को याद करिए कि हम जो बदलाव लाना चाहते हैं, पहले हमें उसे अपने भीतर उतारना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट खुद ही 5-5, 6-6 साल ऐसे छोटे छोटे मामलों को लटका कर रखेगा, पीड़ित की मौत हो जाएगी, दूसरी पीढ़ी मुकदमा लड़ती रहेगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस मुंह से निचली अदालतों को जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली कथा सुनाएगा। सवाल यह है कि जिस देश में 5 साल के भीतर 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपया धन्ना सेठों का माफ किया जा सकता है, जिस देश में 85 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा सकता है, जिस देश में प्राइवेट कंपनियों को खुली लूट मचाने की अनुमति दी जा सकती है, उस देश के सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों या हजारों की संख्या में जज और अदालतें क्यों नहीं हो सकती। कम से कम देश की सबसे बड़ी अदालत तो ऐसी हो जहां 2-4 महीने में मामले को निपटाया जा सके। लोगों के भीतर कम से कम इतनी उम्मीद तो हो कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कुछ महीने के भीतर मामला फाइनल हो जाएगा। वैसे मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि एक बढ़िया डॉक्टर मरीज से बातचीत करके तुरंत ही समझ जाता है कि कौन सही कौन गलत है। उसी तरह से एक बढ़िया जज दोनों पक्षों की फाइल देखकर, दोनों पक्षों को देखकर और कहानी सुनकर ही समझ जाता है कि कौन सही कौन गलत है। मगर फिर भी तारीख पे तारीख वाला सिलसिला है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जीवन की लड़ाई का फैसला यदि मौत के बाद हो तो काहे का फैसला, थू है ऐसे फैसले पर। और सवाल है उस न्यायपालिका पर जो नौकरी और तनख्वाह के मामले को 34 साल तक लटका कर रखती है। पीड़ित व्यक्ति मौत के घाट उतर जाता है लेकिन न्याय नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि देश में काबिल वकीलों की कमी है, अच्छे जजों की कमी है या फिर अच्छे जज बन सकने वालों की कमी है, मगर न जाने क्यों बीमारी को दूर करने की बजाय उसे लगातार बनाकर रखा जा रहा है। पता नहीं इसमें किसका फायदा है। वैसे बड़े बड़े लोगों का मसला तो 20 दिन में सेटल हो जाता है, उनको 20-30 साल 34 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने नहीं पड़ते। अंबानी सेठ के वंतारा वाला केस याद करिए, 20-22 दिन के भीतर SIT बनती है, रिपोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट को देख लेता है, पढ़ लेता है, समझ लेता है और फिर सेठ के बेटे को हमेशा के लिए सुरक्षा दे दी जाती है। ऐसा लगता है कि बात नेताओं की हो या सेठों की, उनका मामला खटाखट पूरा हो जाता है। इसलिए सुधार के बारे में कोई सोचता भी नहीं। जहां तक बात आम आदमी की है तो आम आदमी है, ये है आम, वो तो बना ही है चूसे जाने के लिए। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां यूपी के बरेली में एक रेस्टोरेंट में एक युवती अपना जन्मदिन मनाने जाती है, अपने दोस्तों को पार्टी देती है। उस पार्टी में 10 लोग शामिल हुए, इसमें 6 लड़कियां और 4 लड़के थे। इन 4 लड़कों में से 2 मुस्लिम लड़के थे। फिर क्या था, किसी नफरती चिंटू ने यह खबर हिंदुत्ववादी संगठनों को दे दिया और ये लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट में, लव जिहाद का आरोप लगाने लगे। बेचारी लड़की गई थी जन्मदिन की पार्टी करने और वहां चिंटुओं ने अपनी पार्टी शुरू कर दिया, भीतर घुस के हंगामा करने लगे और फिर बाद में आरोप लगा कि पुलिस ने हंगामा करने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय उन बच्चों को ही परेशान करना शुरू कर दिया जो जन्मदिन मनाने गए थे, तथा दोनों मुस्लिम लड़कों और कैफे के एक कर्मचारी पर शांति भंग करने का मामला दर्ज कर लिया। पत्रकार पीयूष राय ने यह सारी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा किया। अब इसके बाद दैनिक जागरण की नफरती रिपोर्टिंग देखिए और तुलना करिए कि ज्यादा खतरनाक कौन है, वो नफरती चिंटू जो रेस्टोरेंट में जाके हंगामा करते हैं या फिर दैनिक जागरण और उसके पत्रकार। ये अखबार और उसके पत्रकार किस कदर जहरीले हैं जरा देखिए। इसने लिखा है कि रेस्टोरेंट में युवती संग मिले 2 मुस्लिम युवक। इसके नीचे की खबर देखिए और हेडलाइन देखिए। हेडलाइन देखकर ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट में एक लड़की थी, 2 मुस्लिम युवक थे उसके साथ, कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे हंगामा हो गया। जबकि हकीकत यह है कि एक लड़की अपना जन्मदिन मनाने अपने दोस्तों के साथ गई थी,
6 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं। बस गलती ये हो गई कि उस 4 में से 2 मुस्लिम हैं। ये उनकी नज़र में गलती है, वैसे ये सामान्य बात है और यही उनका अपराध हो गया। नफरती चिंटुओं ने तो वैमनस्यता फैलाया ही, उससे ज्यादा गोदी मीडिया ने, दैनिक जागरण ने गंदगी फैलाई। सवाल यह है कि क्या इसे देखने वाला कोई सरकारी संस्थान है? क्या इस हेडलाइन पर किसी को आपत्ति है? क्या ये उस युवती को बदनाम करने की साजिश नजर नहीं आती? क्या हेडलाइन पढ़कर यह नजर नहीं आता कि रेस्टोरेंट में एक युवती के साथ 2 मुस्लिम लड़के थे, कुछ ऐसा हो रहा था जिससे हंगामा हो गया? क्या यह बदनामी की साजिश नजर नहीं आती? क्या इस देश में कोई सूचना प्रसारण मंत्रालय है, वहां बैठे अधिकारी हैं, या उत्तर प्रदेश में कोई है जो इसे देखे? हालांकि जो हैं वो कुछ और ही देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। पीड़ितों को ही लपेट दिया जाता है और चिंटुओं को पूरी सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि यही तो है असली राम राज्य। यानी आने वाले वक्त में आपके घर जन्मदिन हो, कोई कार्यक्रम हो, वैवाहिक कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, आप पहले हिंदुत्ववादी संगठनों से पूछ लीजिए कि भैया कौन जाति और कौन धर्म के लोगों को बुलाना है, महिला पुरुष में किसको बुलाना है, तीसरे जेंडर को बुलाने पर हंगामा तो नहीं करोगे, फला भाषा बोलने वाले पर बुलाने पर हंगामा तो नहीं करोगे, फला राज्य के नागरिक को बुला लेंगे तो उस पर हंगामा तो नहीं करोगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वाले अपने ही फैसले पर रोक लगा दिया है। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को खोदा जा सकता है, लेकिन अब 21 जनवरी 2026 तक के लिए खनन पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए और अभी जो रिपोर्ट है उसका विश्लेषण किया जाए। इसके बाद इन मुद्दों पर कोर्ट को कमेटी सुझाव देगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी करके इस मुद्दे पर जवाब मांगा। समझने वाली बात यह है कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई बेंच को लीड कर रहे थे। यानी पुराने चीफ जस्टिस का यह फैसला था जिस पर उनकी खूब आलोचना हो रही है, और अब नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उस फैसले पर रोक लगा दिया है। अगली सुनवाई 21 जनवरी को है। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। वैसे अभी पिछले ही वीडियो में हमने देखा कि कैसे सेंगर के केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यायपालिका से अगर गलत फैसला हो जाए तो क्या आप सड़क पर उतर जाएंगे? तो समझने वाली बात यह है कि अरावली केस में भी तो वही हुआ। लोगों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आया, अरावली को तोड़ने का आदेश पसंद नहीं आया, तो लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किया, खूब हंगामा हुआ, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाया, अपने ही फैसले पर स्टे लगाया। सवाल है कि अगर लोग सड़क पर ना आते, इतना विरोध ना होता, तब भी क्या सुप्रीम कोर्ट से वही निकलता जो अभी निकला है? जिस तेजी से स्टे मिला है सुओ मोटो के साथ हुआ, क्या यही होता? जवाब आप सबको मालूम है। लोकतंत्र में बोलना बड़ा जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण लिख रहे हैं कि पूर्व चीफ जस्टिस के अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिए गए फैसले की स्वतः समीक्षा प्रक्रियात्मक रूप से थोड़ी अनियमित है, मगर फिर भी ये सही दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी मानते हैं कि अपने ही फैसले का स्वतः संज्ञान लेना, वो भी इतनी जल्दी, अनियमित जरूर है लेकिन ठीक है। अब देखना यह है कि जो कथित लाभ सेठों को पहुंचाने के आरोप लग रहे थे और अरावली को बचाने की जो मुहिम शुरू हुई थी, उसका असर कहां तक जाता है और 21 जनवरी को सुनवाई में क्या निकलता है। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि कैसे मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस स्वामीनाथन ने हिंदुत्ववादी संगठनों और बीजेपी RSS को कथित लाभ पहुंचाने के लिए राजनीतिक माहौल तैयार करने के लिए सारी सीमाओं को पार कर दिया। हाईकोर्ट की सुरक्षा बीजेपी RSS वालों के साथ भेज दी कि जाइए उस जगह पर दिया जलाइए जहां दिया जलाने से कथित रूप से प्रदेश का माहौल खराब हो जाए और उस खराब माहौल से बीजेपी का कमल खिल सके। यानी जहां नियमित रूप से सालों से दिया जल रहा था, वहां छोड़कर ऊपर कहीं मुसलमानों का कुछ ढांचा है उसके आसपास किसी खंभे पर दिया जलाने के लिए उन्हें उकसाया कथित रूप से। बाद में विपक्ष के ढेर सारे सांसदों ने इनके खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रयास शुरू किया। वैसे तो हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था कि हुजूर किस तरीके से भाजपा RSS के आदमी कहे जाते हैं, उनके लिए काम करने का आरोप इन पर लगता है। और अब देखिए दैनिक भास्कर के लिए उदय भटनागर ने तमिलनाडु से कैसी जोरदार रिपोर्टिंग किया है। लिखा गया है कि जस्टिस स्वामीनाथन ब्राह्मण इकोसिस्टम के बड़े समर्थक हैं। तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट सारनाथन जस्टिस स्वामीनाथन पर जाति के आधार पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगाते हैं। यानी वहां के वरिष्ठ अधिवक्ता जस्टिस स्वामीनाथन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जातिवादी व्यक्ति हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये ब्राह्मणवाद के घोर समर्थक हैं और कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये साफ साफ दिखता है। वो एक खास कम्युनिटी के वकीलों के साथ साठगांठ करके काम करते हैं। कई वकीलों ने उनके आदेशों के खिलाफ शिकायत किया। आम लोग इन चीजों को गहराई से नहीं देखते, लेकिन वकील जानते हैं कि एक पैटर्न चल रहा है। जस्टिस स्वामीनाथन पर आरोप लगाया गया कि ये RSS की विचारधारा की ओर झुकाव रखते हैं और केवल ब्राह्मण वकीलों को तरजीह देते हैं, जो कि कानूनी निष्पक्षता के खिलाफ है। अब आप सोचिए कि आरोप कितने गंभीर हैं। एक जज जो संविधान की शपथ लेता है, उन्हीं संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप उस पर लगता है। अगर जातीय भेदभाव का कोई मामला ऐसे जज के सामने जाएगा जो खुद ही जातिवादी है, घोर जातिवादी है, तो वो कैसा फैसला देगा? वैसे जस्टिस स्वामीनाथन का विरोध करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मद्रास हाईकोर्ट के ही 8 से ज्यादा पूर्व जस्टिस और कई वकील भी उनका विरोध कर रहे हैं। हालांकि यदि संख्या की बात करें तो अमृतकाल में हर एक सिस्टमधारी
जारी के पक्ष में विरोध करने वालों से ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। पिछले दिनों 50 से ज्यादा पूर्व जजों ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का विरोध किया और गृह मंत्री अमित शाह ने तो संसद में कह दिया कि आजादी के बाद इतने साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जज फैसला सुनाए तो उन्हें इस तरह से महाभियोग का सामना करना पड़ रहा। मगर सवाल यह है कि क्या आजादी के बाद कभी ऐसा हुआ था कि कोई जज जबरदस्ती बिना आधार के कथित रूप से जानबूझकर राज्य में आग लगाने वाला आदेश दे, और ऐसा आदेश जिससे स्पष्ट रूप से बीजेपी आरएसएस को चुनावी लाभ हो। जरा सी कहानी याद कर लीजिए। 1 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने आदेश दिया कि पहाड़ियों की चोटी पर बने मंदिर में पारंपरिक कार्तिकेय दीपम जलाया जाए। इसी पहाड़ पर एक दरगाह भी है। मंदिर और दरगाह दोनों ऐसा विवादित काम करना नहीं चाहते थे। मंदिर कमेटी ने कोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर दिया तो जस्टिस स्वामीनाथन ने मंदिर मैनेजमेंट को कंटेम्प्ट ऑर्डर जारी कर दिया। यानी सोचिए कि मंदिर नहीं चाहता है, मंदिर के लोग नहीं चाहते, वहां का मैनेजमेंट नहीं चाहता कि कोई विवाद किया जाए, वो नहीं चाहते कि मजार के आसपास जाकर दिया जलाया जाए, मगर हुजूर चाहते हैं कि वहां दिया जले क्योंकि बीजेपी आरएसएस के लोग चाहते हैं। और उन्होंने तो खुलकर बीजेपी नेताओं की तारीफ किया है इतिहास में। उसे लेकर भी खूब सारे आरोप लगे, इन पर कार्रवाई की मांग हुई, वो भी कथित रूप से बेमतलब तारीफ किया था। पिछले दिनों हमने रिपोर्ट में दिखाया था। और जस्टिस स्वामीनाथन बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा इतना जोर शोर से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि उन्होंने हाई कोर्ट की सीआईएसएफ की सुरक्षा को भी भेज दिया क्योंकि राज्य की पुलिस बीजेपी आरएसएस के लोगों को रोक सकती थी। तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और फिर इंडिया ब्लॉक के 107 सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए नोटिस दिए। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में जस्टिस स्वामीनाथन के आरएसएस से गंभीर रूप से जुड़े होने और विचारधारा में शामिल होने का आरोप लगाया है। तमाम लोगों ने आरोप लगाया है। आप चाहें तो गूगल करके विस्तार से पढ़ सकते हैं। बाकी अमृतकाल नॉन स्टॉप चल रहा है, टेंशन मत लीजिए, टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे।